everyone. We are starting with new chapter, time of supply. Supply is the main incidence of GST. In fact, supply is the keystone, is the foundation of GST. जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो जीएसटी अराइज होता है, लेकिन जब जीएसटी अराइज होता है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा, ये जो जीएसटी अराइज हुआ है ये लायबिलिटी कब डिस्चार्ज करनी है, मतलब सरकार को कब ये जीएसटी पे करना है, कौन सा जीएसटी लगेगा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा। तो इन सभी बातों का जवाब डिफरेंट चैप्टर्स में दिया गया है। कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी, ये जवाब आपको मिलता है प्लेस ऑफ सप्लाई से। लायबिलिटी मुझे जीएसटी की कब डिस्चार्ज करनी है, सरकार को कब जीएसटी पे करना है। जीएसटी तो अराइज हो गया सप्लाई करने से, लेकिन ये जीएसटी डिस्चार्ज कब करना है, सरकार को कब पे करना है। तो ये बात हमें पता चलती है टाइम ऑफ सप्लाई से। देन किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, ये कहां से पता चलेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई से। तो वी आर लर्निंग टाइम ऑफ सप्लाई। विद दिस चैप्टर विल गेट टू नो कि कब जीएसटी अराइज होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द लायबिलिटी ऑफ जीएसटी विल अराइज। देखिए, एक सिंपल से सेल ट्रांजैक्शन की बात करें तो एक सेल ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट कहलाता है। एक सेल ट्रांजैक्शन में तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सप्लायर इनवॉइस काटता है, वो माल की डिलीवरी देता है और पैसे रिसीव करता है। तीन चीजें होती हैं, गुड्स देना, इनवॉइस देना और पैसे लेना। तो ये कंप्लीट सेल ट्रांजैक्शन होता है। यही किया जाता है जब हम माल बेचते हैं, क्या करते हैं, बिल देते हैं, माल देते हैं, पैसा लेते हैं। इन तीन चीजों से एक सेल ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्रश्न यह है कि जीएसटी की लायबिलिटी कब खड़ी होगी। सेल होने पे, सेल सप्लाई है, सेल होने पे जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो भाई अब समझ में नहीं आ रहा कब खड़ी हुई, जिस दिन बिल काटे उस दिन हुई, कि जिस दिन माल दिए उस दिन हुई, कि जिस दिन पैसा आया उस दिन हुई, क्योंकि ये तीनों मिला के ना सेल है और सेल सप्लाई है। तो सप्लाई किसको, कब जीएसटी खड़ा हो रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, व्हेन आई एम रेजिंग द बिल, व्हेन आई एम delivering the goods, or when I am receiving the payment, right? तो यही बात हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें तीन सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। सेक्शन 12 क्या है, सेक्शन 12 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13 क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और सेक्शन 14 क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। एक से टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पता चल गया, दूसरे सेक्शन से टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और जो सेक्शन 14 है उससे हमें पता चलेगा अगर चेंज ऑफ रेट हो गया है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। क्योंकि अगर रेट चेंज हो जाता है ना जीएसटी का, तो टाइम ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगी, कुछ बदलेगी। जो नॉर्मल रूल है 12 और 13 में वो नहीं लगेगा। ठीक है, चेंज ऑफ रेट का मतलब ये हुआ कि मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बीच में ही रेट चेंज हो गया। जैसे बिल काटे उस समय जीएसटी का रेट 12% था, लेकिन जब माल की डिलीवरी निकाल रहे थे तो जीएसटी का रेट 15% हो गया, 18% हो गया। तो भाई साहब अब जीएसटी का रेट क्या माना जाए, भाई बिल तो काट दिए 12% में, लेकिन माल जब निकाल रहे हैं तो 18 हो गया है। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन होगी उसी दिन का रेट माना जाएगा। बात ये होती है, लायबिलिटी क्योंकि उसी दिन खड़ी होती है ना जीएसटी की, तो टाइम ऑफ सप्लाई यहां पे क्या होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यही सब आपको सीखना है इस चैप्टर में। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 12 से। सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब मैंने इस सेक्शन को ब्रेक किया है। देखिए, बहुत प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको दी है। सेक्शन 12, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6। क्यों मैंने इतना प्रॉपरली इसको ब्रेक किया है, क्यों चार्ट की तरह बनाया है, लाइन वाइन खींच दिया है, ताकि आपको प्रॉपरली बात समझ में आए कि किस सबसेक्शन की वजह से टाइम ऑफ सप्लाई क्या है।
राइट। फिर उसके बाद इन सभी सबसेक्शन में क्लॉजेस हैं, ए बी, वो सब भी अलग अलग दिखाया है मैंने, प्रॉपर बीच में डिस्टिंग्विश करके लाइन को। आइए सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कुछ कहता ही नहीं है। सबसे पहली बात, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कुछ कहता ही नहीं है। अरे ऐसा कैसा सेक्शन की जो कुछ कहता ही नहीं है, क्या कहता है सुनिए। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि नीचे दिए गए सबसेक्शन में हम आपको टाइम और सप्लाई ऑफ गुड्स बताएंगे। वाह, कितनी बड़ी बात कहा है। सेक्शन 12 है टाइम और सप्लाई ऑफ गुड्स, और उसका सबसे पहला सबसेक्शन ये कहता है कि नीचे देखिए ना, सब बता रहे हैं आपको, तो कोई विशेष बात नहीं बताता। सबसेक्शन 1 कहता है द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। नीचे प्रोविजंस दिए गए हैं, वही आपको देखने हैं बस। तो याद रखेंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में कुछ नहीं है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 इतना बताता है कि यहां पे हम आपको इसके प्रोविजंस, इस सेक्शन के प्रोविजंस में हम आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बता पाएंगे। लायबिलिटी टू पे टैक्स कब अराइज होगा ये हम बता पाएंगे आपको। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है। कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स होगा, और 2 डेट दे रहा है। ए में कहता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और बी में कहता है डेट ऑफ पेमेंट। हालांकि और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपने देखा मैंने बहुत छोटा सा अंडरलाइन किया, बाकी चीजों को नहीं पढ़ा। क्यों, अभी धीरे से पढ़ेंगे, पहले इतनी बात समझ ली। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है गुड्स की, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट में से जो अर्लियर है वही टाइम ऑफ सप्लाई है। इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट में से जो अर्लियर है वही हम क्या मान लेंगे, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो अर्लियर है वही टाइम ऑफ सप्लाई है। मतलब मान लीजिए इनवॉइस रेस की गई है 5/6/20 को, और पेमेंट आ रही है 8/6/20 को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है 5/6/20। मतलब किस दिन जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो गई वो है 5/6/20। अगर पेमेंट अर्लियर होता, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इनवॉइस हुई है 5/6/20 को, लेकिन पेमेंट हुई थी पहले ही, पेमेंट पहले ही आ गई थी 2/6/20 को, तो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ द 2, यानी कि 2/6/20। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है। अब आगे पढ़ाते हैं आपको। इश्यू ऑफ इनवॉइस में क्या कर रहा था, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इश्यू इनवॉइस विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। कह रहा है इनवॉइस की डेट लेंगे या फिर जो दिन आखिरी दिन है इनवॉइस रेस कर देने का, अगर वहां तक भी इनवॉइस नहीं रेज हुई तो जो आखिरी दिन है इनवॉइस रेस करने का वो दिन लिया जाएगा। इनवॉइस की डेट क्या मानी जाएगी, जैसे आज मैंने इनवॉइस रेस की है तो आज की डेट ले लेंगे। लेकिन कह रहा है कि आपने इनवॉइस बहुत लेट रेस की है, तो कह रहा है कि तब इनवॉइस की डेट नहीं लेंगे, जो आखिरी दिन था इनवॉइस रेस करने का ना वो दिन लेंगे, वो इनवॉइस की डेट मानी जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट में से जो जल्दी हो रहा है वो लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन इनवॉइस की डेट कह रहा है जिस दिन इनवॉइस रेस की हो वही लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस दिन आप रेस की हो वो लेंगे, अगर आपने ठीक से समय पे रेस कर दिया तो, और अगर आपने रेस नहीं किया समय पे तो जो आखिरी दिन थी इनवॉइस रेस करने की उस दिन को ही हम डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे। वो आखिरी दिन आप रेस तो नहीं किए, लेकिन जो आखिरी दिन था इनवॉइस रेस करने का उसी को इनवॉइस की डेट मानी जाएगी। और ये आखिरी डेट इनवॉइस की कहां दी हुई है, सेक्शन 31 में दी हुई है। तुम पहले मुझे सेक्शन 31 पढ़ना पड़ेगा। तो आइए जरा सा, जहां पे सेक्शन 12 खत्म हो रहा है उसके बाद मैंने सेक्शन 31 दिया है, आपको दिखाई दे रहा है, इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर गुड्स सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट पेज के अंत पे देख लीजिए, इसमें कहता है सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इज रिक्वायर्ड टू टैक्स इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स।
क्या कह रहा है? कहता है अगर गुड्स में रिमूवल रिक्वायर्ड था, अगर गुड्स का मूवमेंट होना था, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स को मूव होना था, तो ऐसे में बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, गुड्स रिमूव करने के पहले पहले आपको इनवॉइस करना है। तो एक बात जीएसटी में याद कर लीजिए, आप अपनी दुकान से माल तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक आपने बिल नहीं बना दिया। बिना बिल के माल हिलना नहीं चाहिए। मैंने आपको कई बार बोला है ना, जीएसटी में गवर्नमेंट कहती है कि हमको मूवमेंट का पूरा कंट्रोल चाहिए, कौन सा माल कहां जा रहा है सब जानकारी होनी चाहिए हमको। बिना बिल बनाए माल हिलना नहीं चाहिए आपका जीएसटी में। एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, हां या ना, बस ये बताइएगा। मैं इनवॉइस बना रहा हूं 10/8/20 को और गुड्स रिमूव कर रहा हूं, अपनी दुकान से माल निकाल रहा हूं 12/8/20 को, कर सकता हूं? हां, बिल बनाने के बाद ही तो माल निकालना होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने गुड्स रिमूव किया है 12/8 को, तो क्या मैं इसका इनवॉइस बना सकता हूं 13/8/20 को? गवर्नमेंट कहती है नहीं। और आपने ये 13/8/20 को इनवॉइस बनाया तो गलत है। आपकी इनवॉइस 12/8 तक बन जानी चाहिए थी। बिना बिल बनाए इनवॉइस निकल कैसे गया माल? ये नहीं पॉसिबल है, दिस नॉट पॉसिबल। तो अगर आपने 13/8/20 को इनवॉइस बनाई है ना, तो ये लॉ क्या कह रहा है? कह रहा है हम लोग इनवॉइस ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर बोलते हैं ना, तो इनवॉइस अगर आपने लेट में बनाई है ना, तो इसी को हम इनवॉइस की डेट मानेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने गुड्स रिमूव किया है वो लास्ट डेट होती है इनवॉइस बनाने की, उस दिन तो बन ही जाना चाहिए था। तो ये वाली डेट ली जाएगी इनवॉइस की, और फिर जो पेमेंट की डेट है, दोनों में से अर्लियर वो टाइम ऑफ सप्लाई है। और अगर इस दिन इनवॉइस कर दिए थे तब तो बहुत अच्छी बात है, गुड्स रिमूव के पहले ही हो गया था, सही है। रिमूवल ऑफ गुड्स जिस दिन होता है ना, वो लास्ट डेट होती है टू रेज इनवॉइस, दैट इज द लास्ट डेट टू रेज इनवॉइस। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? इफ द गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, अगर मूवमेंट होना है गुड्स का, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, मूवमेंट का मतलब होता है गुड्स दुकान से हटेगा, चाहे कस्टमर खुद से ले जाएगा या मुझे पहुंचाना है, कोई भी हो, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स दुकान से हटेगा। अब दूसरा कह रहा है वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट होगा ही नहीं, जहां पड़ा है गुड्स वहीं का वहीं रहेगा। अरे ऐसा कैसा होता है? ऐसे हो सकता है क्या? हम माल बेच रहे हैं लेकिन जहां पे पड़ा है वहीं रहेगा, बिक भी गया माल, जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? जहां पड़ा है वहीं रहेगा? अरे भाई, कस्टमर है तो अपना माल लेके जाएगा ना। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक किराएदार है, ठीक है, उसने बिल्डिंग मुझसे किराए पे ली थी और उसने उस बिल्डिंग में एक जनरेटर लगा दिया था, ठीक है। अब वो मकान खाली करके जा रहा है, तो उसने मुझसे कहा कि भाई साहब, जो जनरेटर मैंने लगाया था वो आप खरीदेंगे क्या? मैं मकान मालिक हूं। मैंने कहा अच्छे भाव में दे दोगे तो खरीद लूंगा, क्या करना है, ठीक है। उसने मुझे 4 लाख रुपए का जनरेटर 1 लाख रुपए में दे दिया, बहुत ज्यादा चलाया भी नहीं था उसने, 1 लाख रुपए में दे दिया। जल्दी बताइए, क्या जनरेटर को अब वहां से हिलाना है? नहीं, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। अच्छा, उसने माल बेचा है कि नहीं? सप्लाई हो गई कि नहीं? हो गई। ये एक ऐसी सप्लाई है जिसमें गुड्स मूव नहीं करेगा। अगर गुड्स मूव नहीं करेगा तो बिल कब बनानी है? बिल कब बनानी है? देखिए क्या कहता है, बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द रेसिपेंट, वो मुझे डिलीवर करने से पहले, मुझे देने से पहले, जब वो बोलेगा ना कि ये जनरेटर अब आपका हुआ, ये बोलने से पहले बिल बना देनी है। वो डिलीवर नहीं कर सकता, वो मेरा नहीं हुआ। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं बस समझाने के लिए, कि मान लीजिए जनरेटर पे ताला लगा हुआ है, ठीक है, तो वो ताले की चाबी मुझे पकड़ाने से पहले बिल पकड़ा देगा, ऐसे समझ लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मुझे वो जनरेटर मेरा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब वो पहले मुझे इनवॉइस पकड़ाएगा। तो उसे इनवॉइस मुझे डिलीवर करने से पहले पहले दे देनी है। और अगर गुड्स मूव होना है तो मूव होने के पहले पहले इनवॉइस रेस हो जानी चाहिए। गुड्स मूव होना है तो डिलीवर होने के पहले नहीं, गुड्स मूव होना है तो बस मेरे दुकान से निकलने से पहले पहले बिल बन जाने चाहिए।
आप बताइएगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, TOS, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। 5/8/20। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स 8/8/20। डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट किस दिन आई है, 10/10/20। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखना होता है क्या इनवॉइस समय पे रेज हो गई है। बोलो, क्या इनवॉइस समय पे रेज हो गई है? हाँ, रिमूवल के पहले हो तो गई, माल निकाले 8 तारीख को, बिल तो पहले ही रेज हो गई थी 5 तारीख को। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर, इनवॉइस पेमेंट में से जो अर्लियर है, तो 5/8/20। एक और एग्जांपल लीजिए, इनवॉइस बनी है 10/8/20 को, रिमूव हो गया था गुड्स 8/8/20 को, और 12/9/20 को पेमेंट हुई है। क्या इनवॉइस समय पे रेस हुई है? नहीं, माल 8 तारीख को निकल गया बिना बिल बने, ये कौन सा मजाक है। इनवॉइस कब तक बन जानी चाहिए थी, क्या आखिरी तारीख है इनवॉइस बना देने की, 8 तारीख ये आखिरी तारीख है इनवॉइस बना देने की, ये आखिरी तारीख था, तो इसी को अब इनवॉइस की डेट मानी जाएगी। भले तुम 10 तारीख को बिल बनाए हो, माना जाएगा कि 8 तारीख को ही बिल बनी थी। तो 8 तारीख और पेमेंट 12 सितंबर, कौन सा जल्दी हुआ, 8/8। ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर सबको? तो अगर रिमूवल ऑफ गुड्स देगा तो इस डेट का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो बस इनवॉइस और पेमेंट से कर लीजिएगा। रिमूवल से हमको पता चल जाता है कौन सी आखिरी तारीख है इनवॉइस की। आइए अब अगला करते हैं। बताइए, डेट ऑफ इनवॉइस जो है 9/9/20 है, डेट ऑफ पेमेंट 20/10/20 है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, दोनों में से जो अर्ली है बस 9/9/20। अब आगे के एग्जांपल में मैं दो चीजें पूछूंगा, जीएसटी की लायबिलिटी कितनी है ये भी पूछूंगा। डेट ऑफ इनवॉइस है 9/9/20, 1 लाख प्लस 12% जीएसटी। डेट ऑफ पेमेंट है 20/10/20, 1 लाख प्लस डेट ऑफ पेमेंट पूरा ये 1,12,000 फुल हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही मैंने कॉपी किया है। टाइम ऑफ सप्लाई 9/9/20 होगा। जीएसटी पेबल कितना होगा इसका, जीएसटी लायबिलिटी कितनी है, 12,000 रुपए की। ये टाइम ऑफ सप्लाई है इस लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी खड़ी हो रही है, टाइम ऑफ सप्लाई पे लायबिलिटी खड़ी हो जाती है जीएसटी की, इस टाइम ऑफ सप्लाई पे ये लायबिलिटी खड़ी हो गई। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम। डेट ऑफ इनवॉइस 9/9/20 है, 1 लाख रुपया प्लस 12% जीएसटी, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट
पेमेंट 2 बार आई थी, एक बार पहले ही आ गई थी 5/9/20 को, पहले ही एडवांस में पेमेंट आ गया था 50,000 रुपए का, और फिर दोबारा एक बार पेमेंट और आती है 15/9/20 को। कितना पैसा टोटल बना है? 1,12,000, 50,000 पहले आ चुका था और अब बैलेंस 62,000 रुपया और आएगा, 62,000 रुपया और आ गया। ठीक है, अब आपको आंसर क्या करना है? यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, जीएसटी की लाइबिलिटी बतानी है। टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी पेबल। 1 मिनट आपका, उसके बाद मैं बात करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 1 मिनट। चलिए देखिए, यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी जरा देखेंगे ध्यान से आप। इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जब मैं ये पेमेंट देख रहा हूं ना 5/9 वाली, तो पेमेंट पहले है, लेकिन जब 15/9 वाली पेमेंट मैं देख रहा हूं तो पेमेंट बाद में है। इनवॉइस के पेमेंट 2 टुकड़े में आया है, तो अब क्या किया जाता है? अब ये इनवॉइस भी जो है ना, मैं ये 1,12,000 की इनवॉइस नहीं कहूंगा। अब मैं इस इनवॉइस को भी कैसे, जब 2 पेमेंट होती है ना, तो इनवॉइस को दोनों पेमेंट से कंपेयर किया जाता है, दोनों पेमेंट से कंपेयर किया जाता है। ये इनवॉइस और ये पेमेंट, पहले ये देखेंगे हम, ये इनवॉइस और ये पेमेंट। अच्छा, 5/9 की पेमेंट और 9/9 की इनवॉइस, तो 5/9 टाइम ऑफ सप्लाई एक हो गया। ओ, अब दूसरा फिर से देखिए, रेड पेन से अब कर रहे हैं, ये इनवॉइस और ये पेमेंट, अगर ये इनवॉइस और ये पेमेंट है तो टाइम ऑफ सप्लाई हुआ 9/9/20। सबको समझ में आया? अगर 2 पेमेंट है, 2 पेमेंट है, तो दोनों पेमेंट को इनवॉइस से कंपेयर करेंगे। एक इनवॉइस 4 बार में अगर पेमेंट हुआ है तो चारों पेमेंट से कंपेयर करेंगे। हर बार इनवॉइस को अलग अलग पेमेंट से कंपेयर करके टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। यस, यहां पे 2 टाइम ऑफ सप्लाई बन गई। अच्छा, क्या 2 बार पेमेंट होगा तो हमेशा 2 बार टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है 2 बार टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लीजिए इनवॉइस 9/9 की होती और ये पहला पेमेंट होता 10/9/20 को और दूसरा पेमेंट होता है 11/9/20 को। तो जब आप 9/9 से 10/9 को कंपेयर करते तो भी क्या होता? 9/9 अर्लियर हो जाता, और जब 11/9 से 9/9 को कंपेयर करते तो भी 9/9 ही अर्लियर होता। तो टाइम ऑफ सप्लाई एक ही होता। तो जरूरी नहीं है कि 4 पेमेंट की डेट होगी तो चारों टाइम ऑफ सप्लाई, 4 डिफरेंट टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। हो सकता है 4 पेमेंट है लेकिन फिर भी टाइम ऑफ सप्लाई एक ही है। ये चांस की बात है कि एक पेमेंट पहले थी, एक पेमेंट बाद थी इनवॉइस के, इसलिए 2 टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। समझ में आ रहा है सबको? अब किस दिन कितनी लायबिलिटी है जीएसटी की? लायबिलिटी किस दिन कितनी है? तो अब मैं आपसे पूछूंगा, ये जो 1,00,000 पे 12% जीएसटी है, ये किस दिन आ रहा है? ये इस वाले में है या इस वाले में है? कहां है 12% जीएसटी? अरे भैया, दोनों में है 12% जीएसटी।
थोड़ा सा इसमें जीएसटी है, थोड़ा सा इसमें जीएसटी। ये मत कहना कि ये 50,000 है और ये 50,000 प्लस 12,000 जीएसटी है, दोनों के अंदर जीएसटी है। जीएसटी पेबल अब कैसे निकालेंगे? जब हम इस पेमेंट से कंपेयर किए थे तो क्या आया था 5,900, तो इसका जीएसटी पेबल होगा 50,000 इंटू 12/112 और यहां पे होगा 62,000 इंटू 12/112। एक्चुअली ये 50,000 और 62,000 दोनों के अंदर 12% की जीएसटी है, तो ये ऑलरेडी 112% है, इसके अंदर जीएसटी भी है। तो कितना जीएसटी ये हम ऐसे निकाल लेंगे बैक वर्किंग करके। देखिए कितना हुआ, ₹5357, 6643। दोनों मिला के चेक करेंगे, ये दोनों मिला के टोटल कितना आ रहा है? 12,000 रुपए। दोनों मिला के 12,000 रुपए आ रहा है और 12,000 की जीएसटी थी, तो यहां पे 2 बार लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है जीएसटी की, एक बार इतने रुपए की, एक बार इतने रुपए की, अलग अलग डेट पे। ये बात सबको समझ में आई? तो चलिए एक एग्जांपल और दे रहा हूं, सॉल्व करिए। डेट ऑफ इनवॉइस 5/9/20, डेट ऑफ पेमेंट 10/8/20 और 12/10/20 और 6/11/20, 3 डेट है पेमेंट की। इनवॉइस है 1 लाख प्लस 12% जीएसटी। पेमेंट कैसे हुई है? 30,000, 40,000, 70,000, 70,000, फिर 42,000, 1,12,000 होगी ना? 1,12,000। आपको बताना है टीओएस और जीएसटी लायबिलिटी कितना। 1 मिनट चलेगा? 1 मिनट आपका। किया जाए। देखिए ये जो 5/9 इनवॉइस वाली पेमेंट है, इसको, इस इनवॉइस को इस पेमेंट से कंपेयर कीजिए। इस इनवॉइस को इस पेमेंट से कंपेयर कीजिए, क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? दोनों में से जो जल्दी है 10/8। अब दूसरा मैं करता हूं ग्रीन पेन से, ये डेट और ये इनवॉइस 5/9/12/10, 5/9/12/10 क्या हो गया? विच एवर इज अर्लियर, 5/9।
अब देखिएगा जरा सा कि 5 9 6 11 इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो 5 9 ही पहले आएगा, तो तीसरे वाले का भी टाइम ऑफ सप्लाई यही है 5 9 ही, तीसरी पेमेंट से भी, तो 2 टाइम ऑफ सप्लाई है, यानी इन दोनों की लायबिलिटी इकट्ठा आएगी, इसकी लायबिलिटी अलग आएगी 30,000 की। 10/8 को लायबिलिटी आएगी 30,000 इंटू 12/112, और यहां पे लायबिलिटी आएगी 82,000, ये दोनों की मिला के 82,000 इंटू 12/112, कितना हो गया देख लीजिए। और यहां कितना हो जाएगा, सत्तासी 86। दोनों मिला के जोड़ लीजिए 12,000 हो रहा है कि नहीं, 3214 प्लस 87 86 12,000। चलिए अब एक एग्जांपल और करती हैं। डेट ऑफ इनवॉइस 5/5/20, डेट ऑफ पेमेंट 4/5/20, और फिर डेट ऑफ पेमेंट 8/5/20। इनवॉइस थी 1,00,000 प्लस 12,000 जीएसटी। पेमेंट कैसे आया है, 100 रुपये यहां पे, 1,11,900 रुपये यहां पे। आइए देखिए इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या क्या होगी। इनवॉइस और पेमेंट कंपेयर कीजिए, दोनों में से जल्दी क्या हो गया, 4/5/20। फिर इनवॉइस और पेमेंट ये दोनों दूसरे पेमेंट से कंपेयर करेंगे, क्या चीज जल्दी हो गया, 5/5/20 इनवॉइस की डेट। यहां पे जीएसटी की लायबिलिटी होगी 100 रुपए इंटू 12/112, और यहां पे होगी 1,11,900 इंटू 12/112 जीएसटी लायबिलिटी। सौ इंटू 12 डिवाइडेड बाई 112, ये कितना हो गया 10.71। ठीक है, ये 11 रुपए राउंड फिगर रख लीजिए, 11 रुपए की लायबिलिटी यहां खड़ी हुई, 1,11,900 गुणे 12/112, यहां पे हो रहा है 11,989 रुपया। ₹11,989 ये जीएसटी की लायबिलिटी यहां दूसरे दिन खड़ी हो रही है। ठीक है, अब मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं, देखिए क्या आपको नहीं लगता उसने 100 रुपए इस दिन दे के मुझे एक बहुत बड़ी आफत दे दी। हाँ, बवाल कर दिया उसने, तो क्या जरूरत थी एक दिन 4 तारीख को उसने ये 100 रुपए दे के, 100 रुपए दिया, 11 रुपए की जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो गई, अब ये मुझे पे करना है। फिर एक दिन अब ये लायबिलिटी, जिस दिन ये दिया तो उस दिन भी ये लायबिलिटी खड़ी हुई। आपको बवाल नहीं लग रहा है ये छोटी सी पेमेंट? अगर ये पेमेंट एडवांस न दिया होता, इकट्ठा 8 तारीख को दिया होता पैसा, तो बताइए इनवॉइस और पेमेंट एक ही टाइम ऑफ सप्लाई होती मेरी 5 तारीख। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया है,
पेमेंट के में प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1000 इन एक्सेस, यानी अगर 1000 रुपए तक का एडवांस आता है, ठीक है, तो ऐसे केस में यू हैव द ऑप्शन टू द सप्लायर को ऑप्शन दे रहा है कि एडवांस पेमेंट, अगर 1000 रुपए का एडवांस आ गया तो पेमेंट पे ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, लेकिन कहता है पेमेंट पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं करेंगे, हम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो होगा वो हम ले लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। अगर 1000 रुपए तक की एडवांस आती है, देखिए जैसे यहां 100 रुपए तक का एडवांस आया तो 1000 रुपए तक का ही है ना, 1000 के अंदर का एडवांस है, तो इनवॉइस और पेमेंट में पेमेंट जल्दी हो गया, पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई कह रहा है नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो इसके लिए भी क्या ले सकते हो, इनवॉइस ले सकते हो। 1000 रुपए तक का अगर एडवांस आता है ना तो आप इनवॉइस की डेट को टीओएस मान सकते हो, फिर इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर करने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए तक के पेमेंट पे आप सब जिस दिन इनवॉइस की हो ना उसी दिन टीओएस मान सकते हो। तो यानी इसको हम, ऑप्शन है मेरे पास, हम चाहें तो इसके लिए भी टीओएस क्या मान सकते हैं, इसका भी टीओएस हम 5-5 मान सकते हैं। और अगर हम 5-5 मान लेंगे तो दूसरे वाले 5-5 से मेरा मैच हो जाएगा, यानी पूरी लायबिलिटी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, पूरी लायबिलिटी एक ही दिन खड़ी हो जाएगी, इसी दिन 12,000 की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। ये ऑप्शन है। अगर हम ऐसे 11 और 11,989 करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन कब है, जब 1000 रुपए तक का आपके पास एडवांस है। अगर 1000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आया है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में आप इनवॉइस के दिन को ही टीओएस मान सकते हैं। आगे पढ़िए। एक्सप्लेनेशन 1, for the purpose of clause A and B, the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice as the case may be the payment। कह रहा है यहां पे इनवॉइस और पेमेंट की मैचिंग करानी होती है, मतलब जब भी हम पेमेंट टुकड़े में पा रहे हैं तो इनवॉइस भी उसी एक्सटेंट तक हुआ है ये मान के टीओएस निकाला जाता है। तभी तो हम कह रहे थे कि हर इनवॉइस पेमेंट का कंपेयर कीजिए, इनवॉइस के साथ हर पेमेंट को कंपेयर कीजिए। तो इनवॉइस भी कह रहा है कि अगर 2 बार पेमेंट आई है ना तो इनवॉइस भी 2 बार हुई है, ऐसे मानो आप, वो मानते हुए, मतलब हर इनवॉइस को पेमेंट से मैच करा करा के आपको टीओएस निकालना है। तो ये सिखा दिया हूं मैं। एक्सप्लेनेशन 2, the date on which the supplier receives the payment shall be the date on which the payment is entered in the books of account or the date on which the payment is credited to his books of account, whichever is earlier। कह रहा है पेमेंट की डेट क्या मानी जाएगी, जिस दिन आपके खाते में, जिस दिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो रही है या फिर आपके खाते में पैसा आ जा रहा है, whichever is earlier, whichever is earlier। एक बात बताइए, नॉर्मली आप पेमेंट की डेट क्या समझते हैं, जैसे आज मुझे चेक रिसीव होगी, चेक मुझे आज मिल गई, 5/5/20 को चेक रिसीव हो गई, ठीक है। अब इसको मैंने खाते में लगाया, बैंक में लगाया अपने, अगले दिन 6 तारीख को, और क्लियरिंग हुई बैंक में उसके भी अगले दिन 7 तारीख को, 7/5/20। तो हम पेमेंट रिसीव करने की एंट्री अपने अकाउंट्स में कब करते हैं, जिस दिन चेक पाते हैं उस दिन कर लेते हैं, या जिस दिन खाते में क्लियर होता है पैसा, जिस दिन हम चेक पाते हैं उसी दिन एंट्री मार लेते हैं। तो पेमेंट की डेट कह रहा है कि जिस दिन आप एंट्री मारते हो या फिर जिस दिन पेमेंट क्लियर होती है बैंक में, दोनों में से जो अर्लियर है, तो अर्लियर कौन सा होगा, चेक रिसीव करना ही। लेकिन कभी कभी कस्टमर मेरा डायरेक्टली बैंक में ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। पेमेंट उसने ट्रांसफर कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, कब, 10/5/20 को, ठीक है। अब मुझे ये पता ही नहीं चला कि 10/5/20 को मेरे खाते में पैसा आ गया था, उसने इन्फॉर्म किया नहीं, उसने इन्फॉर्म किया 11 तारीख को, तो मेरे अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री कब मारी, 11/5/20 को। बहुत सारे लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे होंगे, वो सोचेंगे एंट्री 11 तारीख को क्यों मारे, ऑनलाइन पेमेंट अगर 10 तारीख को आ गया था तो 10 तारीख में एंट्री मार देंगे। आप लोग छोटे बनिया की दुकान के हिसाब से बात करते हो ना, बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। रिलायंस कंपनी में 10 तारीख अगर आज बीत गई है तो 10 तारीख की अकाउंटिंग एंट्री हो ही नहीं सकती। अभी 11 तारीख को बैठ के 11 की एंट्री कर सकते हो आप। और एक बात बताओ, अगर आज भी हम 10 ही तारीख में एंट्री कर देंगे तो बीआरएस नाम की चीज जो पढ़ाई गई थी आपको छोटे बच्चे जब आप थे, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, हमेशा बैंक आपका अकाउंट से रिकंसाइल रहेगा। क्यों डिफरेंस आ जाता है, इसी सब वजह से तो आता है कि बैंक में किसी और दिन एंट्री पड़ी, हमारे यहाँ किसी और दिन पर एंट्री पड़ी है। हमें 11 तारीख को 10 तारीख की एंट्री थोड़ी ना मार पाएंगे, बड़ी कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती। रिलायंस जैसी कंपनियों में 10 तारीख की एंट्री 10 तारीख को क्लोज हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है अकाउंट्स।
आप एंट्री मार ही नहीं पाओगे, बैक डेट जाएगा ही नहीं उसमें। अगर बैक डेट की एंट्री होने लग जाए तो खिलवाड़ कर देंगे अकाउंटेंट्स रिलायंस जैसी कंपनियों में, मनमाना जब मन करेगा तभी बीच में एंट्री घुसा देंगे। ठीक है, तो ये फिजिबल नहीं होता। 11 तारीख में बैठ के 10 तारीख की एंट्री नहीं होगी। तो ऑनलाइन पेमेंट आया 10 तारीख को, लेकिन मेरे यहां एंट्री हुई 11 तारीख को, तो पेमेंट की डेट कौन सी मानी जाएगी? ये 10 तारीख। तो कहता है पेमेंट की डेट मानी जाएगी जिस दिन आपके अकाउंट में एंट्री होती है या फिर जिस दिन आपका पेमेंट खाते में आता है, विचएवर इज अर्लियर। अब जितनी बात हम लोग ने पढ़ी है उन सभी बातों को मिला के हम लोग टीओएस बताते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई नीचे दिया गया है, और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर टीओएस होगा। इनवॉइस दिया गया है 2A में, यहां पे बताया गया कि इनवॉइस का मतलब होता है जिस दिन इनवॉइस इशू हुई या फिर जिस दिन जो लास्ट डेट थी इनवॉइस इशू करने की वो दिन। और फिर पेमेंट में बताया जाता है कि पेमेंट जिस दिन मिला, खाते में पैसा आया या फिर जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम पेमेंट की एंट्री की है, उसमें से जो जल्दी है वो पेमेंट की डेट है, और पेमेंट और इनवॉइस में से जो जल्दी है वो टीओएस है। तो अब हम लोग ने यहां तक पढ़ लिया। ठीक है, सबसेक्शन 2 तक। तो इसके हिसाब से टीओएस निकालने की कोशिश करते हैं एक बार। डेट ऑफ इनवॉइस 5/8/20, डेट ऑफ रिमूवल 3/8/20, डेट ऑफ एंट्री ऑफ पेमेंट इन अकाउंट्स 15/9/20, डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में किस दिन चढ़ा पैसा 17/9/20। आपको बताना है टीओएस। टीओएस के लिए आपको दो चीजें देखनी होती हैं, इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। इनवॉइस की डेट कौन सी मानी जाएगी बता सकते हैं? इनवॉइस कौन सी डेट मानी जाएगी? इनवॉइस की डेट तो ये है, लेकिन रिमूव 3 तारीख को ही कर दिए थे गुड्स पहले ही। तो जिस दिन रिमूव हुआ था उस दिन तक इनवॉइस तो हो जानी चाहिए थी ना, ये तो गलती हो गई आपसे। इस दिन तक इनवॉइस हो जानी चाहिए थी, तो यही क्या कहलाएगी? इनवॉइस की डेट। पेमेंट जिस दिन आपने एंट्री की या जिस दिन बैंक के खाते में आया, तो एंट्री पहले कर दिए थे, ये पेमेंट की डेट हो गई 15/9। अब दोनों में से जो जल्दी है, इनवॉइस जल्दी हुआ है, तो टीओएस क्या हो गया 3/8/20, ये इनवॉइस टीओएस। बताइए क्लियर है यहां तक? क्लियर सबको? चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग आगे बात करेंगे सेक्शन 12 में। तो सेक्शन 12 भी अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जितनी बात हम लोग ने की है उसके आगे की बात अगली क्लास में करेंगे।